इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको ले जाएंगे वहां जहां दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग है। आज हम आपको ले जाएंगे वहां जहां माता पार्वती के आंसुओं से सरोवर भर गया था। आज हम आपको ले जाएंगे वहां जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास निकाला था। आज हम आपको ले जाएंगे वहां जहां भीम ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाई थी। आज हम आपको ले जाएंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक पर, और आज हम जाएंगे देवों के देव महादेव के पास। जी हाँ दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं भारत की सबसे सुंदर, सबसे रोमांचक और सबसे डिफिकल्ट धार्मिक यात्राओं में एक यात्रा जिसको हम बोलते हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा के बारे में। आज हम बात करेंगे कि इस यात्रा पर कैसे जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, कितना खर्च आएगा, रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मेडिकल फिटनेस की जरूरत है या नहीं, अगर है तो मेडिकल फिटनेस कैसे मिलेगी, कितने दिन लगेंगे, कितना खर्चा आएगा, A to Z टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हमने इस वीडियो को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया है, क्योंकि हम ऑलरेडी श्रीखंड महादेव की यात्रा कर चुके हैं। तो हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस वीडियो में सारी जानकारी डाली है। जो जानकारी, जो रिक्वायरमेंट होती है वहां पर सारी इंफॉर्मेशन डाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए पूरी देखिए, और ये गारंटी मेरी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकर भोलेनाथ का नाम, बोलो हर हर महादेव। तो सबसे पहले हम आपको श्रीखंड महादेव कैलाश की कहानी के बारे में बताना चाहते हैं। श्रीखंड की कहानी बड़ी ही रोचक है, तभी तो हर कोई यहाँ जाना चाहता है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि यही वह स्थान है जहाँ भस्मासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या करके शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वह जिस पर भी अपना हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। फिर उसके मन में पाप आ गया और वह अहंकार में भगवान शिव के पीछे ही पड़ गया। मजबूरन भोलेनाथ को इन पहाड़ की गुफाओं में छुपना पड़ा। राक्षस के डर से माता पार्वती रोने लगी। कहते हैं कि उनके अश्रुओं से यह नयन सरोवर का निर्माण हुआ। इसकी एक धारा यहाँ से 25 किलोमीटर नीचे भगवान शिव की गुफा निर्मंड के देव ढाक तक गिरती है। कहा जाता है कि महादेव यहाँ पर ही एक गुफा में छुप गए थे और श्रीखंड के टॉप पर प्रकट हुए और इस 75 फीट के पत्थर में समा गए। कहा जाता है कि जब तक देवढाक में उस मंदिर में उस गुफा के दर्शन नहीं करते जहां महादेव छुप गए थे, तब तक आपकी श्रीखंड महादेव की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान लोग नयन सरोवर पर भी जाना नहीं भूलते। भगवान विष्णु यह सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी किया। नृत्य करते हुए भस्मासुर ने खुद के सर पर ही अपना हाथ रख लिया और वह भस्म हो गया। आपको बता दें कि श्रीखंड महादेव के बारे में एक और कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन्होंने कुछ समय यहाँ बिताया। इसके साक्ष्य वहां भीम द्वारा बड़े बड़े पत्थरों को काटकर रखना बताया जाता है। उन्होंने यहाँ एक राक्षस को मारा था जो यहाँ आने वाले भक्तों को मारकर खा जाता था। राक्षस का लाल रक्त जब जमीन पर पड़ा तो उस जगह की जमीन लाल हो गई। और अब हम बात करते हैं इस ट्रैक के बारे में। आपको बता दें कि श्रीखंड महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू तीर्थ स्थान है, जिसे भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। श्रीखंड महादेव का ट्रैक दुनिया के सबसे कठिन ट्रैक में से एक है। यह ट्रैक 70 किलोमीटर का है टोटल, बोथ साइड से 35 किलोमीटर वन वे, और इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। पहाड़ की चोटी पर 75 फीट का शिवलिंग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हम इस ट्रैक पर जा चुके हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जब तक भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते, जब तक उनका बुलावा नहीं आता, तब तक आप इस ट्रैक को नहीं कर सकते। हमने लोगों को रास्ते से वापस आते हुए देखा है। हमने लोगों को शिवलिंग के बिल्कुल पास से वापस आते हुए देखा है। हमने लोगों को अपनी जान गंवाते हुए भी देखा है। यह ट्रैक बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप इस ट्रैक पर हमारे साथ आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम आपको शानदार नज़ारों के साथ साथ इस ट्रैक के बारे में इतनी शानदार कहानियां बताएंगे कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे।
तो चलिए बिना देरी किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमने हमारे सफ़र की शुरुआत दिल्ली से की। हमने शाम को 9 बजे अपने सफ़र की शुरुआत की बेस कैंप जाऊं विलेज के लिए, जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ये बेस कैंप करीब 550 किलोमीटर है दिल्ली से। जो हमने रूट फॉलो किया वो किया दिल्ली से शिमला, शिमला से रामपुर बुसर होते हुए हम निरमंड तहसील पहुँचे और वहाँ से जाऊं विलेज। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो दिल्ली ISPT से शिमला, शिमला से रामपुर बुसर, रामपुर बुसर से निरमंड और निरमंड से जाऊं विलेज के लिए आपको बसेज मिल जाएंगी। रूट्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और ये इबादत भी एक मोहब्बत है। हमें दिल्ली से जाऊं विलेज पहुंचने तक करीब 18 घंटे लगे। हमने अगले दिन करीब 5 बजे जाऊं विलेज पहुंच गए थे। उस दिन हमने जाऊं विलेज में एक होम स्टे में स्टे किया। उसका किराया करीब 1000 रुपये पर पर्सन था, जिसमें फूड भी इंक्लूडेड था। आपको वहाँ स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्टे ऑप्शंस वहाँ पर 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है अप्रॉक्स, जिसमें आपको फूड भी इंक्लूडेड होता है और मैक्सिमम आपकी जैसी चॉइस है उसी तरह का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप इस ट्रैक को 2 तरफ से कर सकते हैं, एक है निरमंड साइड और दूसरा है अरसू साइड। जो पॉपुलर और सबसे ज़्यादा ट्रैवल रूट है वो है निरमंड जाऊं विलेज साइड से, और हम भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस ट्रैक को जाऊं विलेज से स्टार्ट करें और इस ट्रैक को आप 6 से 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो हम 6 से 7 दिन की बात कर रहे हैं वो हम दिल्ली से दिल्ली की बात कर रहे हैं। जाऊं विलेज इस ट्रैक का बेस कैंप है। जाऊं विलेज में आपको स्टे और फूड के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर हम प्राइस की बात करें तो सभी तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 500 रुपये से स्टार्ट होकर आप जैसा चाहें उस तरह का स्टे ले सकते हैं, जिसमें फूड भी इंक्लूड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि इस ट्रैक को आप 2 तरह से कर सकते हैं। या तो आप यात्रा शुरू होने से पहले मेरा मतलब है ऑफिशियल यात्रा शुरू होने से पहले, या फिर अनऑफिशियल यात्रा के टाइम पर। अगर आप अनऑफिशियल यात्रा कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकल फिटनेस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और अगर आप ऑफिशियल टाइम पर यात्रा कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन और मेडिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको बता दें कि ऑफिशियल यात्रा के टाइम पर सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन 2 तरह से हो सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको सिंघाड़, जो कि इस यात्रा का पहला बेस कैंप है, वहां पर करा सकते हैं। यहीं पर आपका मेडिकल टेस्ट भी हो जाता है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपीज़ यानी कि 250 रुपये फीस पे करनी होती है, जिसमें मेडिकल भी इंक्लूड होता है। मेडिकल में फिट होने के बाद ही आपको यात्रा में आगे जाने की परमिशन दी जाती है। आपको बताते चलें कि 35 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक में बर्फ और जड़ी बूटियों से लदे हुए पहाड़ आते हैं। सुंदर और मनमोहक शीतल मंद सुगंधित वायु चलती रहती है। शिव आराधना करते करते हम संकरे मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे। इस ट्रैक का ऑल्टीट्यूड 5227 मीटर यानी कि 18570 फीट है और इस ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं
कि अगर आपको हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स का एक्सपीरियंस नहीं है या आपको कोई सीरियस बीमारी है तो आप इस ट्रैक को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। ये एक डिफ़िकल्ट ट्रैक है। यहाँ पर आपको एकदम खड़ी चढ़ाई मिलेगी, आपको ग्लेशियर्स के ऊपर से निकलना पड़ेगा, आपको रॉकी माउंटेन्स मिलेंगे और आपको जगह जगह वाटरफॉल्स भी मिलेंगे। आपको बता दें कि बेस कैंप से इस ट्रैक को कंप्लीट करने में आपको अप्रॉक्स 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा अप एंड डाउन। अब हम बात कर लेते हैं इस यात्रा पर जाने के लिए एज की क्या रिक्वायरमेंट है और यात्रा की डेट्स क्या हैं। तो आपको बता दें कि इस यात्रा के लिए मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 60 इयर्स होना चाहिए। 18 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा एज के लोगों के लिए हम ये यात्रा रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट और हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक है। हम ये इसलिए कह रहे हैं, जब आप इस ट्रैक पर ऊपर पहुंचेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। अगर आपको कोई भी बीमारी है या आपका दिल कमज़ोर है या आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो हम आपको इस यात्रा को अवॉइड करने के लिए ही कहेंगे। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप इस ट्रैक पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने साथ कपूर ज़रूर लेकर जाइएगा और पानी पीते रहिएगा। इससे आपको ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। आपको बता दें कि यात्रा हर साल जुलाई में स्टार्ट होती है। इस साल 2023 में ये यात्रा 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 20 जुलाई तक चलेगी। नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे हमने अपने ट्रैक की शुरुआत की और अपने पहले पड़ाव की ओर चल पड़े। हमारी आज की डेस्टिनेशन थी थाचड़ू। थाचड़ू का ट्रैक जांव से करीब 12 किलोमीटर का है और रास्ते में सिंघाड़ पड़ता है जो जांव से लगभग 3 किलोमीटर है। सिंघाड़ इस ट्रैक का जांव विलेज के बाद दूसरा बेस कैंप है और सिंघाड़ में ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन एंड मेडिकल चेकअप होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं कराना चाहते हैं तो आप सिंघाड़ में पहुंचकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जांव से सिंघाड़ और बराठी नाला होते हुए थाचड़ू तक का ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में हमें बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिले। ये पैच देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन ये जितना खूबसूरत है उतना ही डिफ़िकल्ट भी है। थाचड़ू तक ही आपको पेड़ों से भरा ट्रैक मिलेगा, उसके बाद हर्ब्स और श्रब्स शुरू हो जाते हैं जो आपको आगे तक नेक्स्ट पैचेस तक आपके साथ रहेंगे। बम शंकर भाई बढ़िया भाई, बम शंकर कैसा लगा है? बहुत अच्छी यात्रा रही। हमने आज बहुत अच्छी यात्रा की है। कुछ बताओ यार इस यात्रा के बारे में ना, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? ये हमारी और नवीन भाई हेलो हेलो, नवीन भाई की पहली यात्रा है। अभिषेक भाई और पारस भाई की मेरी 5वीं है, पारस भाई शायद दूसरी तीसरी बार है। दूसरी तीसरी बार है, चौथी बार आए हैं। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। मौसम बहुत अच्छा है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि सिंघाड़ से ही आप अपनी पानी की बोतल्स फुल कर लीजिएगा, क्योंकि सिंघाड़ के बाद थाचड़ू तक आपको रास्ते में कहीं भी पानी का सोर्स नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि श्रीखंड महादेव का ट्रैक 2 साइड से हो सकता है। एक तो जांव विलेज साइड से, जहां से हमने इस ट्रैक को किया, और दूसरा आरसू साइड से। लेकिन ज़्यादातर लोग जांव विलेज साइड से ही इस ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। हम भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप भी इस ट्रैक को जांव विलेज से ही स्टार्ट कीजिएगा। आपको बता दें कि सिंघाड़ से थाचड़ू तक पहुंचने में करीब 7 से 8 घंटे का समय लगता है। आप समझ लीजिए कि इस ट्रैक पर ये आपकी पहली कठिन परीक्षा है और हमने बहुत लोगों को यहाँ से वापस आते हुए भी देखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही यह सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है, ट्रैक और टफ होता जा रहा है और शरीर में थकान आना शुरू हो जाती है।
हम आपको ये दिखाना तो नहीं चाहते, लेकिन ये इस ट्रैक की सच्चाई है कि हमने वहाँ पर बहुत लोगों को अपने जान गंवाते हुए भी देखा है। यहाँ पर हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको सिर्फ सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। हम शाम को करीब 7 बजे तक थाचड़ू पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे और साथ में बहुत जोरों वाली भूख भी लग रही थी। आज का हमारा स्टे थाचड़ू में था। थाचड़ू का एलिवेशन 11,300 फीट का है। आपको बता दें कि इस ट्रैक पर हमें बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिनकी एज 60 प्लस थी और फीमेल्स भी मिली जो इस ट्रैक को कंप्लीट करके वापस आ रही थीं। ये हमें ये दर्शाता है कि इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए हमें फिजिकली और मेंटली भी फिट होना चाहिए। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप भी थाचड़ू रुकिए, क्योंकि यहाँ पर रुकने के और खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगले दिन हमने अपने ट्रैक की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग की, क्योंकि आज हमारा टारगेट था भीमद्वार तक पहुंचना। थाचड़ू से भीमद्वार का ट्रैक भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये एक अप एंड डाउन वाला स्ट्रेच है। आपको बता दें ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक है। आज का हमारा पहला पड़ाव काली टॉप है, जो थाचड़ू से लगभग 3 किलोमीटर का है और जो मॉडरेट से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। काली टॉप से आप हिमालय का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। इस ट्रैक पर चलते चलते पैर साथ देना छोड़ देते हैं, पूरा शरीर टूटने लगता है, लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत होते जाते हैं कि वो आपको आगे चलने के लिए मजबूर करते रहते हैं और आपकी रूह को सुकून देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने देखा कि ट्रैक की डिफ़िकल्टी कैसे बढ़ती गई, लेकिन नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत हो गए। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब जो आपके सामने नज़ारे आने वाले हैं वो स्वर्ग से कम नहीं हैं। अब हम काली टॉप पहुंच चुके हैं। हमारे एक्सपीरियंस से काली टॉप इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत लोकेशन है, लेकिन उतना ही डेंजरस भी है। यहाँ पर पल पल में मौसम चेंज हो जाता है। एक पल में धूप निकल जाती है और अगले ही पल काले काले बादल आपको घेर लेते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। काली टॉप का ऑल्टीट्यूड 12,800 फीट है। इस जगह को काली टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर काली माता का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि हमारा यहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन अभी आगे बहुत बड़ा सफ़र हमारा वेट कर रहा था, क्योंकि आज का हमारा टारगेट भीमद्वार तक पहुँचने का था। काली टॉप से भीमद्वार तक का ट्रैक करीब 7 किलोमीटर्स का है और बहुत ही मुश्किल भरा है। आपको बता दें कि भीमद्वार को भीमद्वार क्यों कहा जाता है। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर बहुत समय तक रहे और महादेव की उपासना की, इसलिए इसको भीमद्वार कहा जाता है। इस वाले पैच में आपको पहले काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा और फिर पहाड़ पर ऊपर जाना पड़ेगा। माउंटेन पर नीचे जाते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पहाड़ हैं उनमें से हर समय पानी बहता रहता है और इसी पैच में आपका सामना ग्लेशियर्स से होना शुरू हो जाएगा, इसलिए ये पैच आपको बहुत ध्यान से करना है। काली टॉप पहाड़ के एकदम टॉप पर है। अगर मौसम साफ हो तो काली टॉप से भी आप श्रीखंड महादेव के शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भीमतलाई। यहाँ पर भी आपको स्टे के लिमिटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे और खाने के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके बाद आता है कुंसा। भीमतलाई का ऑल्टीट्यूड 12,500 फीट है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको काली टॉप से नीचे उतरना पड़ेगा, इसलिए भीमतलाई और कुंसा का एल्टीट्यूड काली टॉप से कम है। आपको कुंसा में भी स्टे एंड खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट वो भी लिमिटेड हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कभी कभी फ्लैट सरफेस भी मिल जाता है, जो बड़ा ही सुकून देता है, बहुत ही प्लेजेंट लगता है, जिससे पैरों को थोड़ा सुकून मिल जाता और शरीर को थोड़ा सा आराम मिल पाता है। इस पैच में आपको इतनी वैरायटी के फ्लावर्स मिलेंगे जितने सिर्फ वैली ऑफ फ्लावर्स में ही मिलते होंगे। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने 2016 में वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक किया है और हमने वहाँ देखे हैं कि वहाँ बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं।
ढांग एक ऐसी जगह लेके गया अभिषेक मेरे को भाई, जो मैं शायद सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैंने कभी सुना था, कथा सुनी थी भस्मासुर वाली, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो जगह कहाँ पे है, वो गुफा कौन सी है जहाँ शंकर भगवान छुपे थे भस्मासुर से बचने के लिए, कहाँ से वो निकले थे उस गुफा में से। और टिपिकली बताऊँ सच आपको एक चीज़, कि उस गुफा में जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, जहाँ से अभिषेक भी निकला था, मैं भी निकला था, एक हमारा भाई है राजा, वो थोड़ा सा हम से थोड़ा सा हेल्दी है, वो बंदा भी उसमें से निकला। जैसे हमने वहाँ देखा है वैष्णो देवी पे गर्भजून वाली गुफा, उसमें से छोटा पतला मोटा हाथी सब निकल जाते हैं, सेम गुफा है भाई सेम। और सच बोल रहा हूँ, मतलब वो फील आएगी ना तुम्हें वहाँ जाके कि वाकई में तुम कहोगे कि हाँ यार भगवान शिव के साक्षात दर्शन हमने कर लिए। उनकी वो छोटी सी पिंडी रूप मूर्ति, उनका वो आगमन जो गुफा में से फाड़ के वो अंदर घुसे थे, और उनका वो निकासी जहाँ से वो फिर बाहर निकले, अल्टीमेट। देखो वैसे तो मैं जात से तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं पंडिताई करता हूँ या ज्योतिषी, लेकिन मैंने जहाँ तक शिव पुराण पढ़ी है वहाँ पे, और रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, हमारे जितने भी भगवान हैं मोस्टली जो हैं पिंडी रूप में धारण किए हुए हैं। तो हम कभी भी किसी मंदिर में अगर जाएं, किसी प्राचीन मंदिर में, जैसे कालका जी में जाते हैं हम दिल्ली में, या हम केदारनाथ जाते हैं, तो केदारनाथ में हम सिर्फ शिवलिंग पे दूध चढ़ा के वापस ना आ जाएं, क्योंकि वो असली शिला नहीं है। केदारनाथ में शिवलिंग से अंदर जाके आप देखेंगे 4 फुट का एक छोटा सा गेट है, उस गेट के अंदर नीचे गहराई में जब गुफा में देखेंगे तो वहाँ पे भगवान शिव का जो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, उनकी शिला है इतनी बड़ी शिला है उनकी, जिसके दर्शन करने मात्र से ही आपके पूरे ज़िंदगी के कष्ट खत्म हो जाएंगे। आप किसी भी वैष्णो देवी जाएँ, वहाँ देखिए, वहाँ भी आपको पिंडी रूप में माताओं के दर्शन होंगे। मूर्ति होती हैं भगवान की, वो अलौकिक मूर्तियाँ हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, मैं भी करता हूँ अपने घर में। अब इस पैच में आगे हमें मिलने वाले हैं बहुत सारे झरने और ग्लेशियर्स। ये झरने और ग्लेशियर्स जितने खूबसूरत हैं उतने ही डेंजरस भी हैं। बरसात की मौसम की वजह से ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, और इनके ऊपर से क्रॉस करना बहुत ही रिस्की हो जाता है। अब शाम हो चली है और हम भी भीमद्वार पहुंच चुके हैं। यह लैंड ऑफ वाटरफॉल्स भी कहलाता है। यहाँ पर स्टे और खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। थाचड़ू के बाद भीमद्वार में आपको स्टे एंड खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आज का हमारे स्टे भीमद्वार में है। हम भी आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप भी यहीं पर स्टे कीजिए। इसके बाद आपको स्टे का ऑप्शन पार्वती बाग में मिलेगा, लेकिन वहाँ पर ऑप्शंस एंड फैसिलिटीज़ बहुत ही लिमिटेड हैं। और यहाँ से पार्वती बाग 2 किलोमीटर है और चढ़ाई एकदम इंक्लाइन है और डिफ़िकल्ट है। भीमद्वार का एल्टीट्यूड 12,200 फीट है। ऐसा कहा जाता है कि भीमद्वार में रात के समय कई जड़ी बूटियां चमक उठती हैं। भक्तों का दावा है कि यहाँ पर संजीवनी बूटी भी मौजूद है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि ग्लेशियर्स के नीचे बहुत तेज पानी बह रहा होता है। बहते हुए पानी से जो भाप बनती है वो भाप टेम्परेचर माइनस होने की वजह से जमना शुरू हो जाती है और लगातार जमते जमते एक बहुत बड़ा बर्फ़ बन जाती है, जिसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। तो इसीलिए ग्लेशियर्स बहुत डेंजरस होते हैं और इन पर फूंक फूंक के कदम रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं श्रीखंड महादेव के टॉप तक पहुंचने के और दर्शन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है, या तो आप अगले दिन भीमद्वार से डायरेक्ट श्रीखंड महादेव के ट्रैक के लिए निकल जाएं, लेकिन उसके लिए आपको नाइट में कम से कम 3 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि आगे आपका स्वागत पूरा ग्लेशियर वाले रास्ते से होगा। आप कोशिश करें कि धूप निकलने से पहले आप जितना ज़्यादा ग्लेशियर क्रॉस कर लें उतना ही आपके लिए अच्छा है। जैसे जैसे धूप तेज़ होगी वैसे वैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि दोपहर के 1 बजे तक आप श्रीखंड महादेव के टॉप पर पहुंचकर दर्शन कर लें, क्योंकि टॉप पर जाकर दोपहर के बाद अचानक मौसम बिगड़ने लगता है।
धुंध बढ़ने लगती है। ऑप्शन नंबर 2, हमने यही ऑप्शन ऑप्ट किया था। अगले दिन हमने पार्वती बाग के लिए ट्रैक शुरू किया और पार्वती बाग में स्टे किया। वहाँ के नज़ारों को एंजॉय किया, स्नो को एंजॉय किया और अपनी बॉडी को रेस्ट दिया और अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर किया, क्योंकि अब जो ट्रैक स्टार्ट होने वाला था वो अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक था। अब हमारा पूरा का पूरा श्रीखंड महादेव टॉप तक का ट्रैक सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर पर होने वाला था। आप ये जो झरना देख रहे हैं इसको कहते हैं पार्वती झरना। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती माता यहाँ पर नहाने आती थीं। यह झरना 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये झरना इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये जो ग्लेशियर आप देख रहे हैं, ये ग्लेशियर पार्वती झरने के ऊपर बना है और ये ग्लेशियर इस यात्रा का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर को क्रॉस करने के बाद आप जो पहाड़ आएगा वो हमें पार्वती बाग तक लेकर जाएगा और उस पहाड़ की चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है और बहुत मुश्किल है। ये कम से कम 60 डिग्री स्टीप है। शरीर ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन महादेव का नाम लेते लेते हम पहुंच गए पार्वती बाग और हमने यहाँ स्टे किया। पार्वती बाग का ऑल्टीट्यूड 14,800 फीट है। पार्वती बाग से हमने सुबह 4 बजे आगे श्रीखंड महादेव टॉप के लिए ट्रैक शुरू किया, क्योंकि हमें पता है कि ये पैच इस ट्रैक का अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट पैच होने वाला है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लंबा भी होने वाला है। आज हम जैसे जैसे आगे चलेंगे बर्फ़ बढ़ती जाएगी और अब बचा हुआ पूरा ट्रैक बर्फ़ पर होने वाला है। जिन लोगों ने स्नो ट्रैक्स किए हैं उन्हें पता होगा स्नो ट्रैक कितना डिफ़िकल्ट होता है। बर्फ़ के अलावा चढ़ाई भी बहुत ही स्टीप होने जाने वाली है। हर एक कदम पर हमारी हिम्मत साथ छोड़ रही है, घबराहट शुरू हो चुकी है। दिमाग कह रहा है कि अब बस बहुत हो चुका, चल वापस चल। शरीर भी वापस जाने को कह रहा है। हिम्मत टूटती जा रही है। सांस लेने में परेशानी होने लगी है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम हो चुकी है। गला सूखने लगा है। लेकिन एक शक्ति है जो हमें अपने पास बुला रही है, वो है महादेव की शक्ति। हम महादेव का नाम लेकर एक एक कदम बढ़ा रहे थे और टॉप पर जाने की कोशिश कर रहे थे। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम कपूर का सहारा ले रहे हैं और लगातार पानी भी पी रहे थे, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर टेम्परेचर -15 के आसपास था। पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव का पैच लगभग 6 किलोमीटर का है और ये अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट पैच है। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव टॉप पर जाने के लिए हमें नयन सरोवर होते हुए जाना पड़ता है, लेकिन इस बार बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से नयन सरोवर वाला रास्ता बंद था, जिससे हम नयन सरोवर नहीं जा पाए और हमने डायरेक्ट पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। नयन सरोवर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यह सरोवर माता पार्वती के आंसुओं से बना है। जब भगवान शिव समाधि में लीन हो गए थे तब माता पार्वती ने उनके लिए विलाप किया और ये सरोवर उनके आंसुओं से भर गया। आपको बता दें, इस पैच को करने के लिए आपको अपने आप को लाइट रखना है, कम सामान रखना है, अपनी वाटर बोतल्स फुल कर लीजिए और थोड़ा बहुत खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लीजिए, क्योंकि अब आगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब आपको यहाँ पर असमय बारिश और यहाँ तक कि बर्फबारी का सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपने स्वयं के स्लीपिंग बैग और कुछ अन्य दैनिक आवश्यकता की सामग्री अपने साथ ले जाएं, लेकिन साथ ही अपने सामान को बहुत हल्का रखने का प्रयास करें। ओवरपैक ना करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपकी पानी की बोतलें, ग्लूकोज का पाउच, गर्म कपड़े, रेन बियर, फ्लैश लाइट और कुछ ड्राई फ्रूट्स आपके साथ हों। यहाँ पर हम आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों से अवगत कराना चाहते हैं। इस पैच को करने के लिए आपको एक अच्छे पेयर्स ऑफ स्नो ट्रैकिंग शूज़ चाहिए।
आप देख सकते हैं अगर आपका यहाँ पैर फिसला तो आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे और पता नहीं आपके साथ क्या होगा। और आपको चाहिए एक विंडशीटर, एक लाइट वेट वार्म रखने वाली जैकेट एंड सबसे इम्पोर्टेंट सन ग्लासेस। आगे आपको बहुत तेज हवा आपका स्वागत करने वाली है और टेम्परेचर भी बहुत गिर जाएगा, ऑक्सीजन भी आपको बहुत कम हो जाएगी। अगर मौसम साफ हुआ तो तेज धूप की वजह से आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, इसलिए सन ग्लासेस आपको बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आपसे कोई एक गलती हुई तो आपको बहुत भारी पड़ेगी और आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आगे का ट्रैक 70 डिग्री इंक्लिनेशन पर है। आपको हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी परेशानी फील हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप वापस चले जाइए, क्योंकि कोई भी ट्रैक आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और आपको अब कोई भी सहायता नहीं मिलने वाली है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप भगवान की शक्ति में विश्वास नहीं करते, अगर आप शिव में विश्वास नहीं करते, तो आप एक बार इस ट्रैक पर आकर देखिए, क्योंकि अब इस जगह से आप आगे सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव ओम नमः शिवाय कहकर ही आगे बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आपको दूर से शिवलिंग की पहली झलक दिखाई देगी, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, आप इमोशनल हो जाएंगे, दिल में इतने इमोशंस आ जाएंगे, आपको अपने आप पर प्राउड फील होगा जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आपको लगेगा आपकी मेहनत, आपकी भक्ति पूरी हुई, लेकिन अभी आपकी और परीक्षा बाकी है। अभी तो आपको शिवलिंग के पास जाना है, साक्षात भगवान शिव को टच करके फील करना है। तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर एक एक कदम आगे बढ़ाते जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र बहुत अच्छा लगा होगा। आपको इस यात्रा के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आपसे मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको आंसर कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी रिलेटिव, आपका कोई भी फ्रेंड, आपका कोई भी जानने वाला अगर श्रीखंड महादेव यात्रा का प्लान कर रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सो दैट उनको भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।